हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं थर्मोडायनेमिक का लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को और सारे टर्म को। तो आज हम इस वीडियो में बेटा कुछ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का टॉपिक और है, उसको समझ लेते हैं, कैसे जानते हैं कौन इंटेंसिव कौन एक्सटेंसिव है। तो देखिएगा, दिया है इसमें द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। समझिएगा अच्छे से, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है बेटा ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ये अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जितने कंसंट्रेशन टर्म है सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आते हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक, जितने एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक हैं वो सब एक्सटेंसिव में आते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे इंथैल्पी ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मोलर इंथैल्पी लग गया तो इंटेंसिव हो जाता है। कैसे हो जाता वही समझना है। तो देखिएगा दिया है यहाँ पे टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे सपोज करिए A/B=C, इसका मतलब A/B। तो सपोज करिए A हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और B हमारा भी, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो A भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, B भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो A और B दोनों, मतलब कहने का सेंस है बेटा कि A भी एक्सटेंसिव है, B भी एक्सटेंसिव है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो आएगा वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव। अब यहाँ देखेंगे, लाइक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया मोलर एंट्रोपी। समझिएगा, मोलर एंट्रोपी का मतलब होता है एंट्रोपी पर मोल। मोलर एंट्रोपी का मतलब होता है बेटा एंट्रोपी पर मोल। अब यही एक दूसरा टर्म देख लेते हैं। जैसे केवल एंट्रोपी दिया हो तो एंट्रोपी में मोलर नहीं लगा है, तो एंट्रोपी जो है एक हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है। लेकिन यही मोलर लग गया, देखो एंट्रोपी एक्सटेंसिव है लेकिन मोलर लगने से अर्थ चेंज हो जाता है। मोलर एंट्रोपी का मतलब हुआ एंट्रोपी पर मोल। तो मोलर एंट्रोपी इक्वल टू एंट्रोपी अपॉन मोल। एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव है और मोल भी एक एक्सटेंसिव है। समझिएगा, मैंने क्या बताया कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो आएगा वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। जैसे एंट्रोपी एंड मोलर एंट्रोपी तो एक एक्सटेंसिव है लेकिन मोलर एंट्रोपी से सेंस चेंज हो जाता है। मोलर एंट्रोपी का मतलब हुआ एंट्रोपी पर मोल, मतलब हुआ कि एंट्रोपी अपॉन मोल। एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव है और मोल भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो आएगा यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। ये ध्यान देना है। अब जैसे एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव ये भी एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये बहुत केयर करना है। तो इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, इसके बाद थोड़ा हम आगे चलते हैं। जल्दी से बेटा पॉज करके नोट करें। तो बच्चों अब हम एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव हमने पढ़ा हुआ था, तो उसी में हम एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें बची हुई हैं उसको ध्यान से देखिए, मैंने नोट किया कौन कौन चीज़ें। जैसे अभी मैंने बताया कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो होता है, जैसे एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। इसी से रिलेटेड जैसे कि दिया है सो इस प्रकार, इसमें मोलर इंथैल्पी का मतलब हुआ, दिया है मोलर एंट्रोपी या इंथैल्पी जो भी बोलो। मोलर एंट्रोपी का मतलब हुआ, देखो यहाँ अंदर ध्यान देना बेटा, यदि एंट्रोपी पूछ लिया तो एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंथैल्पी पूछ लिया तो इंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी पूछ लिया तो इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इनके पहले अगर मोलर लग गया तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे एंट्रोपी अगर अकेला है तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यदि मोलर लग गया तो इसका मतलब हो गया बेटा कि एंट्रोपी पर मोल। तो एंट्रोपी पर मोल का मतलब हुआ बेटा एंट्रोपी मींस एक्सटेंसिव और मोल मींस एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव हो गया तो इंटेंसिव बनकर रेडी हो गया। तो ये बहुत केयर करना है। मोलर एंट्रोपी है, इसका मीन्स हुआ एंट्रोपी पर मोल,
ये एक आपका इंटेंसिव हो जाएगा। लेकिन केवल इंट्रॉपी बोला तो भैया एक्सटेंसिव है, एंथैल्पी बोला तो एक्सटेंसिव है। कोई भी एनर्जी बोल दिया, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी चाहे इंटरनल एनर्जी, कोई एनर्जी बोल दिया तो एक्सटेंसिव है। लेकिन अगर उसी पहले मोलर लग गया तो जो है इंटेंसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। अब देखिए मोलर इंट्रॉपी, इसका मतलब इंट्रॉपी पर मोल, तो इंट्रॉपी पर मोल इसका मतलब हुआ इंट्रॉपी अपॉन मोल। इंट्रॉपी क्या है? एक्सटेंसिव है, मोल भी एक्सटेंसिव है तो इंटेंसिव हो गया। ऐसे इंथैल्पी, मोलर इंथैल्पी मींस हुआ इंथैल्पी पर मोल, इट मींस इंथैल्पी अपॉन मोल। इंथैल्पी क्या है? एक्सटेंसिव, मोल फिर एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव। इसका मतलब ये पूरा मोलर इंथैल्पी या मोलर इंट्रॉपी, अगर केवल इंट्रॉपी बोलेगा, केवल इंथैल्पी बोलेगा तो एक्सटेंसिव होगा, लेकिन अगर मोलर लग जाएगा तो इंटेंसिव हो जाएगा। तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर देखो यहाँ पे लग गया, यहाँ केवल इंटरनल एनर्जी बोलता या कोई भी एनर्जी का टर्म बोलता तो हमेशा वो एक्सटेंसिव होता, लेकिन अगर मोलर लग गया तो इंटेंसिव हो जाएगा। बोल दिया मोलर इंटरनल एनर्जी, तो बेटा मोलर इंटरनल एनर्जी का मतलब हुआ कि यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बता रहा है, क्योंकि पर मोल आ गया तो दोनों एक्सटेंसिव हो जाएंगे तो इंटेंसिव हो जाएगा। ऑल ऑफ इंटरनल एनर्जी, सभी प्रकार की इंटरनल एनर्जी या कोई एनर्जी पर मोल ना लगे बस, तो वो सभी आपके एक्सटेंसिव हो गए। और मोल लग जाएगा जैसे मोलर इंटरनल एनर्जी, मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, तो इसका मतलब हो जाता है अपर मोल हो जाता है। तो पर मोल हो जाएगा तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत केयर करना है। आगे कह रहा है पीएच भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशिया हाइड्रोजीनिया, या पीएच का एक फुल फॉर्म और है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या पीएच को कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। डिस्कवरर है पीएच के एसपीएल सोरेनसन ने। ठीक है, तो पीएच का फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम, पीएच का फार्मूला है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। पीएच की डेफिनेशन होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, कैसे हमने कंफर्म किया कि पीएच एक इंटेंसिव है। बताओ, बहुत सिंपल है बेटा, जितने कंसंट्रेशन टर्म होते हैं सभी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बताते हैं। जितने कंसंट्रेशन टर्म हैं सारे कंसंट्रेशन टर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बताते हैं। बहुत सिंपल है यार, सारे कंसंट्रेशन टर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बताते हैं। तो पीएच में भी कंसंट्रेशन टर्म आता है, क्योंकि पीएच का फार्मूला है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो कंसंट्रेशन का टर्म आया कि नहीं आया? और जहां पर कंसंट्रेशन का टर्म आ जाएगा वो सारे टर्म आपके एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगे, इसीलिए पीएच भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आगे, सो कंसंट्रेशन इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए भैया कंसंट्रेशन भी एक इंटेंसिव है, पीएच भी इंटेंसिव है। आगे क्वेश्चन, इसी के ऊपर एक बेटा क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, निम्नलिखित में से कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो भैया चार ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गिब्स फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको ईएमएफ बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और सबसे ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वाटर की होती है, इसको रट लीजिएगा, करीब 80 होती है। कोई पूछता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, तो बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब समझिए, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाती है वो कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। जैसे वाटर में साल्ट मिलाइए, साल्ट क्यों जल्दी घुल जाता है? क्योंकि वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वाटर की जो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, वो किसी भी कंपोनेंट जो पोलर नेचर का होगा उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत जल्दी ब्रेक करेगा। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। तो इसलिए वाटर बहुत इजीली ब्रेक करता है, इसलिए वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, 80 होता है। तो ये ध्यान देना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन इसमें से निम्नलिखित में से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो पहला ऑप्शन में है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दूसरा है गिब्स फ्री एनर्जी, तीसरा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट मींस ईएमएफ, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बेटा अभी मैंने बताया यदि हीट कैपेसिटी होता तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता, लेकिन पहले स्पेसिफिक लग गया। तो देखो हीट कैपेसिटी
समझ में आ रहा? हीट कैपेसिटी पूछ लिया तो हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन स्पेसिफिक लग गया तो एक इंटेंसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। तो ये भी एक इंटेंसिव, ये भी एक इंटेंसिव, ये भी एक इंटेंसिव। केवल अभी अभी मैंने बताया था जितने एनर्जी के टर्म हैं, सारे एनर्जी के टर्म एक इंटेंसिव, सारे को देखो ध्यान सुनो बेटा, चाहे जितना एनर्जी का टर्म आपसे पूछा जाए, सारे एनर्जी के टर्म, ऑल टर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑल एनर्जी टर्म्स, जैसे बोलिए ऑल टर्म्स ऑफ एनर्जी, जितने भी एनर्जी के टर्म हैं, ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सभी एक्सटेंसिव होते हैं। लेकिन ध्यान देना, एनर्जी के पहले मोलर ना लगा हो। एनर्जी के पहले अगर मोलर लग गया, जैसे मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, मोलर इंटरनल एनर्जी, समझ में आ रहा? तो अगर एनर्जी के पहले मोलर लग गया तो वह एक इंटेंसिव हो जाएगा। अगर मोलर नहीं लगा तो एक्सटेंसिव होगा। क्वेश्चन में एक्सटेंसिव पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताओ, तो भैया गिव्स के पहले मोलर तो है नहीं, इसका मतलब जितने एनर्जी के टर्म है सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। वैसे गिब्स फ्री एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मोलर लग जाएगा तो एक इंटेंसिव हो जाएगा। क्वेश्चन में एक्सटेंसिव पूछा, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है, सेकंड सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप कर लेंगे सेकंड, ऑप्शन सेकंड सही है। और चलिए अब और सब जो बचे उनको हम थोड़ा प्रूव करके दिखा देते हैं क्यों ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इतना आप जल्दी से पॉज करके नोट करें, तब ऊपर आपको बताते हैं। जल्दी से पॉज करके नोट करें बेटा। तो बेटा हम लोग एक काम करते हैं, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हम लोग दिखाते हैं कैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। लेकिन बेटा केवल अगर हीट कैपेसिटी की बात करें, केवल हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक लग गया तो वो एक इंटेंसिव हो जाएगा। कैसे होगा? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू होता है Q अपान m डेल्टा T। तो Q क्या है? Q क्या है भाई? चार्ज है। तो Q एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। या Q को अमाउंट ऑफ हीट कह सकते हो, Q को यहाँ अमाउंट ऑफ हीट बोल दो, हीट बोल दो। लो भैया हीट है, तो हीट क्या है? हीट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझ में आ रहा? और यम मास है बेटा, यम क्या है? मास है। तो मास भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ध्यान देना, अभी अभी आपने पढ़ा हुआ था, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव है। अगला है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम एमएफ कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एमएफ इक्वल टू होता है बेटा वर्क अपॉन हीट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एमएफ इक्वल टू होता है वर्क अपॉन हीट। तो वर्क एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और हीट भी एक एक्सटेंसिव है। तो भैया एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव। देखो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव, इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में गिब्स फ्री एनर्जी इज अ राइट आंसर एंड गिब्स फ्री एनर्जी इज अ एनर्जी टर्म्स ना, इसके पहले कोई मोलर नहीं लगा है, ओनली एनर्जी टर्म गिब्स फ्री एनर्जी। सो गिब्स फ्री एनर्जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, जल्दी से इतना पॉज करके नोट करें, हम चलते हैं आगे। जल्दी से नोट करें बेटा। ओके बेटा, तो कुछ चीजें अभी आपको और केयर करना है, जैसे कि अभी तक जो मैं पढ़ाया, अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं इस चैप्टर में। तो नया टॉपिक को आप बहुत अच्छे से हेडिंग नोट करेंगे, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स। तो हेडिंग नोट करेंगे स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन। स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन होते क्या है बेटा? तो देखेंगे बहुत अच्छे से, जैसे बताता है स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल क्या है। तो चाहे आप स्टेट वेरिएबल बोलो चाहे स्टेट फंक्शन बोलो, ठीक है, या इसको स्टेट पैरामीटर भी कह सकते हो बेटा। इनके तीन नाम है, चाहे स्टेट फंक्शन बोलो, चाहे स्टेट वेरिएबल बोलो, चाहे आप स्टेट पैरामीटर बोलो, ठीक है। स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन और स्टेट पैरामीटर, ये तीनों एक ही चीज़ है, नाम चेंज है, थोड़ा ध्यान देना है। स्टेट फंक्शन लिखा है, स्टेट फंक्शन कई नोट है, तो स्टेट फंक्शन को ही स्टेट वेरिएबल बोलेंगे, उसी को हम कहते हैं स्टेट पैरामीटर। तो बेटा हेडिंग हो गई स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, या ऑब्लिक करके यही नोट कर सकते हैं स्टेट पैरामीटर। भाई ये तीनों के एक ही नाम है। चलिए देखिएगा, हेडिंग हो गई। अब ये होता क्या है, डेफिनेशन देखेंगे। इफ एनी कंडीशन ऑफ सिस्टम, इफ एनी कंडीशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम किसी भी कंडीशन में हो, इफ एनी कंडीशन ऑफ सिस्टम और एनी स्टेट ऑफ सिस्टम, या सिस्टम किसी भी स्टेट में हो, विच आर डिफाइंड बाई दीज वेरिएबल्स,
इन सबको हम डिफाइन करते हैं जिस वेरिएबल के द्वारा, समझिएगा, इफ एनी कंडीशन ऑफ सिस्टम और एनी स्टेट ऑफ सिस्टम विच आर डिफाइंड बाई दीज वेरिएबल्स, इनको हम डिफाइंड कुछ वेरिएबल्स के द्वारा करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन और स्टेट पैरामीटर। I repeat again about state function, state variables or state parameter. If any condition of system or any state of system which are defined by these variables are called state function or state variables or state parameter. बेटा जैसे कि it is also called state parameter का मतलब इसी को हम state parameter भी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैं इधर गैस लिया, एक मैंने गैस लिया इधर, मान लीजिए कोई गैस है, मैंने किसी गैस को इधर लिया और इस गैस का प्रेशर 1 atm है और इस गैस का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है और इसी गैस का वैल्यूम 280 ml है। मैंने इस गैस का स्टेट चेंज कर दिया। अच्छा समझना बेटा, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है, ध्यान देना है। जैसे मैंने कोई गैस इधर लिया, कोई भी गैस ले लो, सपोज करिए कि उस गैस का प्रेशर 1 atm है, टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है और उसका वैल्यूम 280 ml है। तो मैंने इस गैस का स्टेट चेंज करना शुरू कर दिया। इस गैस का स्टेट चेंज किया तो जो ये गैस है, इसी गैस का प्रेशर कुछ बढ़ जाएगा, 1.56 atm हो जाएगा, कुछ इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर 27 डिग्री हो जाएगा, वैल्यूम 278 ml हो जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे गैस वही है, केवल गैस का स्टेट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? स्टेट। तो गैस वही है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट, उसका प्रेशर 1 था तो 1.56, टेम्परेचर 26 था तो 27 हो गया, वैल्यूम 280 था तो वैल्यूम थोड़ा डिक्रीज कर गया, 278 ml हो गया। तो कहने का सेंस, स्टेट चेंज होने पर टेम्परेचर, प्रेशर और वैल्यूम में भी असर पड़ जाता है। ठीक है, तो स्टेट चेंज होने से उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर और उसके वैल्यूम तीनों में अंतर पड़ता है, तीनों में चेंजिंग आ जाती है। इसी को कहते हैं स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। इसमें कुछ पॉइंट और है, हमें डिस्कस करना अच्छे से। पहले आप इतना अच्छे से नोट कर लो, एक बार मैं और रिवाइज आपको करा दे रहा हूँ। व्हाट इज स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शंस और स्टेट पैरामीटर। आप कह सकते हो एनी कंडीशन ऑफ सिस्टम और एनी स्टेट ऑफ सिस्टम which are defined by these variables, then these variables are called state function, state variable और state parameter। हमने तो गैस लिया, सपोज किया कि इस गैस का प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 26 डिग्री, वैल्यूम 280 ml है। इसका मैंने स्टेट चेंज किया तो वही गैस का प्रेशर कुछ 1.56 हुआ, टेम्परेचर 27 हो गया, वैल्यूम 278 ml हो गया। तो स्टेट चेंज करने पे टेम्परेचर, प्रेशर एंड वैल्यूम में चेंजिंग आ जाती है। इसी को कहते हैं स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल और स्टेट पैरामीटर। सो गाइस, इतना जल्दी नोट करें आप, इसके बाद हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। ओके बच्चों, जल्दी पॉज करके नोट करें, तब हम चलते हैं आगे टॉपिक पे। तो बच्चों एक काम करते हैं, नोट आप लिखिएगा, नोट में कुछ चीजें बची हुई हैं उसको लिखना है, तो नोट करके लिखिएगा। नोट में बताइएगा, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर का सिंबल P, टेम्परेचर का सिंबल T, वैल्यूम हो गया सिंबल V, नंबर ऑफ मोल्स हो गया सिंबल N, एंथैल्पी हो गया सिंबल H, एंट्रोपी हो गया सिंबल S, इंटरनल एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी इसका सिंबल U या और करके I। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, इसका सिंबल G, एटसेट्रा। ठीक है, इस प्रकार से जितने टर्म आपको दिख रहे हैं, इस प्रकार से जो भी टर्म है, ये सारे टर्म दीज वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स हैं, दीज वेरिएबल्स विच चेंज द स्टेट ऑफ एनी गैस। जितने वेरिएबल्स हैं बेटा, ये सारे वेरिएबल्स, ठीक है, किसी भी गैस के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। वही यहाँ नोट किया गया है कि नोट में जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, वैल्यूम है। ठीक है, प्रेशर को हम आइडेंटिफाई करते हैं P से, टेम्परेचर को T से, वैल्यूम को V से, एंट्रोपी को S से, एटसेट्रा। इस प्रकार से, ठीक है, ये जितने वेरिएबल्स हैं, इस प्रकार आप कह सकते हो बेटा, दीज वेरिएबल्स विच चेंज द स्टेट ऑफ एनी गैस। इस प्रकार से जितने वेरिएबल हैं, ये किसी गैस की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दिस टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। सो इसीलिए ऐसे वेरिएबल को, इस टाइप के वेरिएबल को हम कहते हैं बेटा स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन और स्टेट पैरामीटर। ओके, तो चलिए ठीक है, अब मैं इसको इरेज करूंगा
ठीक है, आप तब तक वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा एक एक के बारे में। जैसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा स्टेट फंक्शन। चलिए ठीक है, जल्दी से पॉज करके नोट करें। चलिए बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले का मतलब जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, इसी को थोड़ा सा ग्राफ के फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल या इसे स्टेट पैरामीटर कह सकते हो। तो बेटा स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल जो होते हैं, आप बताएंगे स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल या स्टेट पैरामीटर, ठीक है। तो ये इनका जो चेंजेस है that depend only upon initial and final condition state। कहने का सेंस बेटा स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन या स्टेट पैरामीटर, इनका जो चेंजेज है ये डिपेंड करता है फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, ठीक है, ऑफ इनिशियल एंड फाइनल ओनली डिपेंड। देन यू कैन से अबाउट स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल और स्टेट पैरामीटर, इनके बारे में आप कह सकते हैं कि इट चेंजेस दैट depends only upon initial and final condition state या initial and final conditions। ओके, तो स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल कैसे होते हैं बेटा, आपको बताया गया। स्टेट फंक्शन को स्टेट वेरिएबल कहते हैं, उसी को स्टेट पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल या स्टेट पैरामीटर, ठीक है, इनका जो चेंजेज होता है ये डिपेंड करता है ओनली इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस पर, ठीक है। तो देखिएगा, इसी पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, आपको दिख रहा है ग्राफ जैसे आप देख रहे हो, ये कुछ ऐसे ग्राफ बना हुआ है, अच्छे से देखिए, ये ग्राफ है। ग्राफ में मैंने इधर ऊपर साइड में प्रेशर का सिंबल दिखाया, इधर प्रेशर है और इस साइड में वैल्यूम है। तो एक काम करेंगे, इसमें आप दिखाइएगा कि जैसे यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन फर्स्ट सेकंड, देखिएगा ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो फर्स्ट वाला इनिशियल स्टेट है, इनिशियल कंडीशन है, सेकंड वाला फाइनल स्टेट या फाइनल कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहने का सेंस आप एकदम एक आंख बंद करके बताइए कि ऑल स्टेट फंक्शन टर्म विच आर ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस, कोई और किसी पे बीच में कहीं डिपेंड नहीं करता है, बीच में कहीं भी किसी प्रकार की कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी ना, बीच में कहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। ये केवल इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, इनिशियल का मतलब यहाँ से यहाँ तक इनिशियल, फिर यहाँ से यहाँ तक फाइनल, बीच में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, ना होगी। तो स्टेट फंक्शन जो होता है बेटा, स्टेट फंक्शन जो होता है ये ओनली डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के स्टेट पर। तो बच्चे समझते रहो, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने नोट भी किया है, देखिएगा। इट मीन्स ऑल स्टेट फंक्शन टर्म्स डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। जितने भी, एकदम कोई पूछता है जितने स्टेट फंक्शन है किस पे डिपेंड करते हैं, तो आपका आंसर है कि जितने स्टेट फंक्शन के टर्म हैं ये ओनली डिपेंड करेंगे इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर, ओके। तो जैसे आप बता सकते हो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन का मतलब, देखिएगा, जैसे सपोज करिए भाई प्रेशर है, इंटरनल एनर्जी है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, टेम्परेचर है, ये सारे जितने टर्म आप देख रहे हो ये सारे टर्म स्टेट फंक्शन है। सारे टर्म क्या है? स्टेट फंक्शन है। तो ये डिपेंड करेंगे ओनली इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर। जैसे आप बता सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू, अब आप जैसे मैं थोड़ा सा आप नोट करिएगा इसे, पहले जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें बच्चों, जल्दी से पॉज करके नोट करें तब मैं समझाऊं। पॉज कर लिए, ठीक है। तो देखिएगा बेटा कि यहाँ मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, ऊपर ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि भाई जैसे ये ऐसे है, इधर इधर ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। सपोज करिए इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। तो अभी बताया गया कि इनका जो जैसे इनका जब हम देखिए ये एक प्रेशर P1 है, दूसरा प्रेशर P2 है, तो इनका जब हम जो है जब इनका चेंज निकालते हैं तो चेंज को हमेशा डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज। तो ध्यान दीजिएगा, तो डेल्टा हमको प्रेशर निकालना है, डेल्टा P इक्वल टू, मैंने बताया कि जितने स्टेट फंक्शन है बेटा ये ओनली डिपेंड करेंगे फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर। तो डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कंडीशन, ठीक है, फाइनल से इनिशियल कंडीशन पर। तो डेल्टा P चेंज हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल, इट मींस प्रेशर फाइनल का माइनस प्रेशर इनिशियल का, फाइनल का प्रेशर माइनस इनिशियल का प्रेशर करो, आ जाएगा चेंज इन प्रेशर। ऐसे एंट्रोपी का निकाल लो, डेल्टा S इक्वल टू
हो जाएगा यस फाइनल माइनस यस इनिशियल, क्योंकि ये भी स्टेट फंक्शन है। डेल्टा टी निकाल दोगे तो ये भी स्टेट फंक्शन है, तो होगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, ऐसे आप जो है डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज का निकालेंगे तो होगा ये भी स्टेट फंक्शन है, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको भी समझ बहुत अच्छे से आ गया होगा। आप जल्दी से इतना नोट करें, फिर मैं वीडियो को पॉज करिएगा, नोट करिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बच्चों एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ बहुत अगर हमसे हो भी गया होगा गलत बताने में, वैसे गलत नहीं हुआ है, लेकिन अगर कहीं गलत हो गया होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टेट, देखो अभी मैं क्या बताया, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन आप समझते रहिएगा, जितने स्टेट फंक्शन हैं सभी इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। स्टेट फंक्शन कौन कौन है, जैसे इंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, तो डेल्टा वी है, टेम्परेचर है, ये सभी स्टेट फंक्शन में आते हैं। तो जितने स्टेट फंक्शन है बेटा, ये सभी इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टर्म हैं जो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करते हैं और वह स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं, वो पाथ फंक्शन होते हैं। कौन कौन? तो बेटा रट लो, हीट एंड वर्क, एकदम रट लो अच्छे से। हीट एंड वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, हीट एंड वर्क इज अ पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं होता है, हीट एंड वर्क एक पाथ फंक्शन होता है। बहुत अच्छे से याद करिएगा। तो बेटा स्टार करके लिखिएगा, हीट एंड वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल और स्टेट पैरामीटर। बेटा हीट एंड वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल और स्टेट पैरामीटर, बट हीट एंड वर्क इज अ पाथ फंक्शन। कैसा फंक्शन होता? पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, जिस पे आप चल रहे हो उस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे नहीं डिपेंड करते हैं। जो हीट एंड वर्क है बेटा वो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे नहीं डिपेंड करते हैं। जो हीट एंड वर्क है ये केवल पाथ पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको पाथ फंक्शन कहते हैं। तो आप नोट करेंगे, हीट एंड वर्क इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन और स्टेट पैरामीटर, बट हीट एंड वर्क इज अ पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क क्या है बेटा? एक पाथ फंक्शन है। अच्छे से रट डालो। कोई पूछेगा हीट एंड वर्क क्या है? हीट एंड वर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं है, क्या है? तो भैया हीट एंड वर्क एक पाथ फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पाथ पर। जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, जो पाथ फंक्शन होते हैं वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। अब इसके बाद हम हेडिंग पढ़ने चल रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस क्या है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है देखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस में दोज प्रोसेस इन विच वेरिएबल्स आर चेंजेस। कितना बात कह रहा, कितना अच्छी बात। What is cyclic process? एक लाइन में आप बताओ। Cyclic process are those process in which variables are changes। तो वही कह रहा है कि cyclic process are those process in which variables are changes। Cyclic process ऐसे process होते हैं जिसमें variables change हो जाते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग नोट करेंगे cyclic process, उसमें नोट करेंगे कि cyclic process are those process in which variables are changes। इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, in another word you can write as about the definition of cyclic process, those process in which a reaction which are start from initial to final state and come back from final to initial state are called cyclic process or reversible process। बेटा साइक्लिक प्रोसेस कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह मैच करता है, इसलिए आप बताएंगे साइक्लिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस in which a reaction which are start from initial to final state and which are come back from final to initial state, initial to final and which are come back from final to initial, ठीक है। This process is called cyclic process, it is also called reversible process, इसी को reversible process भी कहते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, आप देखिएगा नीचे, देखिएगा क्या मैंने एग्जांपल बनाया, ये थोड़ा सा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये एक साइक्लिक, देखिएगा मैंने एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। इसमें मैं आपको थोड़ा साइक्लिक प्रोसेस के बारे में दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये साइक्लिक मूव कर रहा है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। तो देखो ये साइक्लिक मूव कर रहा है।
जब कोई भी स्टेट फंक्शन, ठीक है, दो चीज को छोड़ दीजिएगा, दो चीज को छोड़ के बात हो रही है, हीट एंड वर्क दो ऑब्जेक्ट को छोड़कर, हीट एंड वर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं है, हीट एंड वर्क एक पाथ फंक्शन है। बहुत ध्यान दीजिए, रट लीजिए अच्छे से भाई, हीट एंड वर्क इज अ पाथ फंक्शन, नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो कभी भी साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं, रट लो। एनी स्टेट फंक्शन विच आर इन साइक्लिक प्रोसेस विच हैव ऑलवेज जीरो वैल्यूज। कोई भी स्टेट फंक्शन है बेटा, कोई भी स्टेट फंक्शन है, साइक्लिक प्रोसेस में उसकी वैल्यू हमेशा जीरो। जैसे अब ये देखो साइक्लिक प्रोसेस, ये स्टेट फंक्शन, देखो कोई भी स्टेट फंक्शन जैसे प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, वैल्यूम, ठीक है, तो कोई भी स्टेट फंक्शन हो भाई, स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होगा। जैसे डेल्टा P इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू जीरो, डेल्टा S इक्वल टू जीरो। लेकिन ये जीरो कब होगा? ये सभी स्टेट फंक्शन है, ये जीरो कब होंगे? जब ये साइक्लिक प्रोसेस में होंगे। अभी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, बाद में देखेंगे, ध्यान देना है। डेल्टा V स्टेट फंक्शन जीरो, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q क्या है? Q अमाउंट ऑफ हीट है। Q क्या है बेटा? Q अमाउंट ऑफ हीट है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट होता है ये स्टेट फंक्शन नहीं होता है, ये पाथ फंक्शन होता है। ब्रैकेट में मैंने लिखा है बिकॉज Q मींस हीट इज अ पाथ फंक्शन, इसीलिए जो पाथ फंक्शन है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होगा बस। साइक्लिक प्रोसेस में बेटा केवल स्टेट फंक्शन जीरो होगा, पाथ फंक्शन जीरो नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर चलते हैं आगे। जल्दी से पॉज करके नोट करें। तो बच्चों एक काम करिएगा, कुछ इसमें टॉपिक जल्दी जल्दी आप नोट करेंगे। दिया है उसी से रिलेटेड जो भी मैंने बताया कि कोई भी स्टेट फंक्शन हो वो हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में उसकी वैल्यू चेंज इन स्टेट, जैसे कोई भी स्टेट फंक्शन है जैसे कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन मतलब एंट्रोपी, चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी ऐसा स्टेट फंक्शन हो जो मतलब कोई भी, आप सीधे कह सकते हो कोई भी स्टेट फंक्शन, ठीक है, एनी स्टेट फंक्शन विच आर इन साइक्लिक कंडीशन, इफ विच आर इन साइक्लिक कंडीशन देन विच हैव जीरो वैल्यूज। इट मीन्स बेटा कोई भी स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो वही मैंने नोट किया है, इन एनी साइक्लिक प्रोसेस, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में द चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स, या कह सकते हो चेंज इन स्टेट फंक्शन आर ऑलवेज जीरो, वो हमेशा जीरो होंगे। चलिए अब हम नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं बेटा, जिसका नाम है टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो चलिए ठीक है, हेडिंग नोट करेंगे, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। उसमें आप फर्स्ट नंबर पे, सबसे फर्स्ट नंबर पे हेडिंग लिखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। बेटा अच्छे समझते रहो। देखो हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में पहला हेडिंग पढ़ने चल रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, आइसो मीन्स होता है सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर या हीट। तो सीधे समझिए आप, आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। या ऐसे कह सकते हो, दोज प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। इट मीन्स बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा, चेंज इन टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट। तो देखेंगे हेडिंग है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डेल्टा T इक्वल टू जीरो। कभी भी कोई बोले व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो बताइए कि दोस प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। So students, listen to carefully. I am telling about first is isothermal process. This is type of thermodynamic process. ठीक है। तो टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे फर्स्ट हेडिंग है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इट मींस डेल्टा T इक्वल टू जीरो। इन अब देखो इसमें डेफिनेशन क्या है, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इट मीन्स डेल्टा T इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखिएगा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत केयर करना है। दिया है, नोट किया गया है, इन केस ऑफ आइडियल गैस। लेकिन ध्यान देना है, जब कभी आइडियल गैस का केस आ जाए, इसको बहुत केयर करना भाई।
इन केस ऑफ आइडियल गैस के केस में इफ डेल्टा टी इक्वल टू 0 देन डेल्टा ई इक्वल टू आल्सो 0। डेल्टा ई मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा ई मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कहता है बेटा कि जब कभी आइडियल गैस का केस आ जाए, और कंडीशन आइसोथर्मल टेम्परेचर का हो, कहने का मीन्स ये हुआ कि कंडीशन आइसोथर्मल प्रोसेस का हो। कभी कभी देखिएगा कि कंडीशन आइसोथर्मल प्रोसेस का है और वहाँ पे गैस आइडियल गैस दिया हुआ है, तो बहुत केयर करना है। जब कभी आपको आइडियल गैस दिया हो, कंडीशन आइसोथर्मल प्रोसेस का हो, तो वैसे कंडीशन में डेल्टा टी तो 0 होगा ही, साथ में चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। लेकिन कब 0 होगी? जब आइडियल गैस का केस होगा। आगे दिया है इट इज ओनली इन केस ऑफ आइडियल गैस, ये कंडीशन डेल्टा टी इक्वल टू, तो भाई आइसोथर्मल का केस है, डेल्टा टी 0 होगा ही होगा। लेकिन आइसोथर्मल के केस में यदि आइडियल गैस दिया हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। बेटा ये कंडीशन हुआ। आगे है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैस विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। क्या बात है, देखिएगा मजा आ जाएगा। ये बेटा कहता है कि डेल्टा टी 0 तो देखो कंडीशन आइसोथर्मल का है, तो बेटा जब कंडीशन आइसोथर्मल का है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा ही, तो टेम्परेचर तो 0 है ही। लेकिन आइसोथर्मल के केस में यदि गैस ओके बेटा मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि यदि कंडीशन आइसोथर्मल का है तो टेम्परेचर तो डेल्टा टी 0 होगा ही, लेकिन कंडीशन आइसोथर्मल का केस हो, साथ में आइडियल गैस दिया हो, तो आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि आइसोथर्मल के केस में यदि आइडियल गैस दिया हो तो डेल्टा टी तो 0 होगा ही, क्योंकि कंडीशन आइसोथर्मल है। लेकिन आइडियल गैस अगर दे दिया है तो आइडियल गैस के केस में और कंडीशन आइसोथर्मल का हो तो डेल्टा ई भी 0 हो जाता है। ये क्यों 0 होता है? क्योंकि इसलिए 0 होता है बिकॉज इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। समझ में आया क्यों 0 हो रहा है? इसीलिए इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो डेल्टा ई भी 0। समझ में आया? जल्दी से वीडियो को पॉज करें फिर नोट करें, जल्दी से पॉज करके नोट करें। तो बच्चों इसी चीज को मैं थोड़ा प्रूव करके दिखाना चाह रहा हूं, आप नोट करेंगे। इन केस ऑफ आइडियल गैस के केस में आपको बताया गया कि यदि आइसोथर्मल, यहां भी आप नोट करेंगे इन केस ऑफ आइडियल गैस एंड आइसोथर्मल कंडीशन कंडीशन भी आइसोथर्मल का होना चाहिए, ध्यान देना है। तो बेटा आइडियल गैस का केस हो और कंडीशन आइसोथर्मल का हो तो डेल्टा टी तो 0 होगा ही, साथ में डेल्टा ई 0 होगा। कैसे होगा? क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो भैया 0 है, तो यहाँ 0 कर देंगे, तो 0 कर देंगे तो ये चीज डायरेक्टली 0, तो इसका मतलब ये भी 0, तो E इक्वल टू 0 आ गया। तो दैट इज डेल्टा टी। यदि आइडियल गैस के केस में आइसोथर्मल का कंडीशन लियो तो डेल्टा टी तो 0 होगा ही, साथ में इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगी। कैसे हुआ मैं आपको दिखा दिया। चलिए ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब मैं आपको हेडिंग आप नोट करिए जल्दी से बेटा, हेडिंग आप नोट करेंगे। हेडिंग है बी कैन, इसी को हम बॉयल्स लॉ के रूप में कैसे शो करेंगे, लिखिएगा बी कैन सोन बाई बॉयल्स लॉ। इसी चीज को हम बॉयल्स लॉ के द्वारा शो करने चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखिएगा दैट करके बॉयल्स लॉ होता क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहले नोट कर ले तब ज्यादा आ जाएगा लिखने। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये बॉयल्स लॉ है। अब इसी को देख के हम नोट कर लेते हैं क्या है, क्या नोट करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। इसमें देखो 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम, एक टेम्परेचर, तीनों को ध्यान दो। इसमें से देखो जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ का इक्वेशन है v डायरेक्टली टू 1/p, या कह सकते हो v
सॉरी V इनवर्सली टू प्रेशर है भाई, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। या आप कह सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एक ही चीज है। तो यहाँ क्या नहीं है बेटा, यहाँ टेम्परेचर नहीं है, जो नहीं है उसी को कांस्टेंट मान लो। बेटा प्रेशर वॉल्यूम तो है, प्रेशर वॉल्यूम तो है, टेम्परेचर नहीं है, तो जो नहीं होता इक्वेशन उसको कांस्टेंट मानो। तो यहाँ लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of a given mass, volume of the given mass of a gas is inversely proportional to प्रेशर। तो आप बताइए V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, नोट कर दिया कहीं मैंने, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T इक्वल टू क्या है, 0 है कि नहीं। जल्दी से आप इतना पहले नोट करें, वीडियो में जल्दी से नोट करें। चलिए ठीक है, जल्दी से पॉज करके नोट करें, फिर मैं इसको थोड़ा बनाता हूँ, पॉज करके नोट। तो बच्चों थोड़ा सा हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। हम लोग मैंने ग्राफ बना दिया है। ग्राफ एक बार आपको देखना होगा, ग्राफ आपको एक बार देखना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के रूप में, और ग्राफ एक बार देखना होगा बॉयल्स लॉ के केस में। तो दोनों केस में देख रहे हैं, दोनों केस में अभी हमने देखा था, इसमें भी बॉयल्स लॉ में क्या था, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसमें भी था बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर 0 था, और यहाँ पर भी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 है। तो देखना दोनों कंडीशन में टेम्परेचर 0 है। ये ग्राफ बॉयल्स लॉ के ऊपर है और ये ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस के रूप में है। तो यहाँ ध्यान देना है, हमने एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे ग्राफ बनाया है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे, और यहाँ पे देखिएगा कुछ ये स्लोप डाउन हो रहा है, और ऐसा केस आइसोथर्मल के केस में होगा, और ये स्लोप जो होता है लुक लाइक एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में दिखेगा आपको, और डेल्टा T 0 होगा। दूसरा केस, इसका भी केस यही है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का है, बॉयल्स लॉ का। इसमें भी टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट है, इसका भी स्ट्रक्चर लुक लाइक एज कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये दोनों केस आइसोथर्मल के लिए होते हैं। तो बच्चों आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें। वैसे वीडियो बड़ा हो रहा है, अब नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मौज करिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।